Welcome everyone. I'm Dr. Chandni Markam, Assistant Professor in Sociology. I'm posted in Indira Gandhi Government PG College, वैशाली नगर, भिलाई। और आप सभी का मेरे इस YouTube के चैनल समाजशास्त्र में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकार्यवाद को, फंक्शनलिज्म को। लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, नेडल, पार्सन्स, ये सभी प्रकार्यवादी हैं और इनकी यह अवधारणा है कि समाज के विकास में जो प्रकार्यवाद है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। यदि हम प्रकार्यवाद क्या है इसको समझने का प्रयास करें तो प्रकार्यवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका ये मानना है कि समाज में जो कुछ भी है या जिसका भी अस्तित्व है वो समाज के विकास में कुछ न कुछ सकारात्मक कार्य जरूर करता है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज हम रॉबर्ट के मर्टन के प्रकार्यवाद को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद। रॉबर्ट के मर्टन जो कि आधुनिक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, उन्होंने अपनी प्रकार्यवादी अवधारणा को मानव शास्त्रियों के विचारों के आधार पर प्रकट किया है। इसीलिए रॉबर्ट के मर्टन को एम्पिरिकल फंक्शनलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अपने प्रकार्यवाद की अवधारणा में रॉबर्ट के मर्टन कहते हैं कि प्रकार्यवाद को समझने के लिए सबसे पहले उसकी 5 मान्यताएं हैं, उसको समझना आवश्यक है। तो वो जरा ध्यान से समझिएगा कि पहला, वो ये कहते हैं कि प्रकार्यवाद को हम किसी उत्सव या आयोजन के रूप में देखते हैं। उत्सव या आयोजन के रूप में कैसे? जैसे आप फेस्टिवल मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, तो ये कार्यक्रम में यदि आपकी सहभागिता है, दिवाली आ रहा है आप मना रहे हैं, आपके घर में कोई त्योहार आ रहा है आप उसको मना रहे हैं, तो ये आपका उस कार्यक्रम के प्रति प्रकार्य है। ये पहला एक रूप उन्होंने प्रकार्यवाद का बताया। दूसरा रूप वो बताते हैं किसी व्यवस्था के रूप में। मान लीजिए आप किसी व्यवस्था में जुड़े हुए हैं और उस व्यवस्था का सही ढंग से संचालन करने के लिए आपके कार्य क्या होंगे, उस रूप में आपके प्रकार्य क्या हैं। तीसरा रूप वो बताते हैं सामाजिक पद के रूप में। आप यदि किसी पद पर विराजमान हैं, किसी पद पर बैठे हुए हैं, तो उस पद के अनुरूप आपके कार्य क्या हैं, जो उस पद की गरिमा को बनाए रखेंगे, उसके लिए आपके सकारात्मक कार्य क्या हैं। ये तीसरा रूप उन्होंने प्रकार्य का बताया। और चौथा उन्होंने बताया है प्रकार्यवाद को गणितीय रूप में। गणितीय रूप में अर्थात यदि आप ये मान लेते हैं समझने के लिए कि 2 वेरिएबल है, एक ए वेरिएबल है और एक बी वेरिएबल है, तो यदि ए वेरिएबल में कुछ चेंज होता है तो बी वेरिएबल में भी चेंज होगा। इसको आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो हम ये मान लेते हैं कि जो ए है वो गरीब है और बी जो है वो अपराध हो रहा है, ठीक है। तो यदि ए की स्थिति में परिवर्तन आता है, अब कोई व्यक्ति गरीब है तो इस वजह से वो अपराध कर रहा है। अब यदि ए की स्थिति में परिवर्तन आता है, वो गरीब नहीं रहता है, ठीक है, वो अगर उच्च स्थिति में चला जाता है तो हो सकता है उसकी अपराध करने की श्रेणी में भी कमी आए। तो ए और बी दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ये उन्होंने चौथा प्रकार बताया है प्रकार्य का। और पांचवा प्रकार्यवाद को बताते हैं जैविकी या सामाजिक पद्धति के रूप में। मतलब ये जो समाज की सामाजिक व्यवस्था है उसके अंदर बहुत सारी इकाइयां हैं और वो इकाइयां जो कार्य कर रही हैं उसी आधार पे हमारे समाज की सामाजिक संरचना बनी हुई है और सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है। इसको उन्होंने जैविकी रूप में भी लिया है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मैं सामाजिक संरचना बोल रही हूँ तो समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। यदि हम एक मानव का शरीर लेते हैं और वो जो मानव का शरीर है वो उसकी मानव की सामाजिक संरचना है, वो काम कैसे करता है? मनुष्य के शरीर के अंदर में हार्ट्स हैं, किडनी है, लंग्स हैं, ये सभी उसकी इकाइयां हैं जो काम कर रही है। और ये सारा चीज यदि सही ढंग से काम कर रहा है तो ये शरीर का संरचना काम कर रहा है। बस वैसे ही है। तो ये पांचवा जो रूप उन्होंने प्रकार्य का बताया है, एक्चुअल में आर के मर्टन ने अपने प्रकार्यवाद में इसी प्रकार्य के 5वें रूप को स्वीकार किया है, बाकी 4 को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। साथ ही साथ आर के मर्टन ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रकार्यवाद में केवल ये 5 प्रकार है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार हैं। लेकिन जब हम आर के मर्टन के प्रकारवाद की अवधारणा को पढ़ने जाएंगे तो हमको ये बताना है कि आर के मर्टन ने ये जैविकी रूप जो 5वां पॉइंट है प्रकार्यवाद का, इस रूप में अपने प्रकारवाद की अवधारणा को स्वीकार किया है। आर के मर्टन ने अपने प्रकारवाद की अवधारणा को अपने पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में डिस्क्राइब किया हुआ है। साथ ही आर के मर्टन ये भी बताते हैं कि प्रकारवाद की 3 मूलभूत अवधारणाएं अर्थात मान्यताएं हैं, वो तीनों को पढ़ लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला मान्यता ये है कि प्रकारवाद में प्रकार्यात्मक एकता होता है, मतलब फंक्शनलिज्म यूनिटी होती है। मतलब जितनी भी इकाइयां हैं समाज की, वो सामाजिक संरचना या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपना सकारात्मक योगदान देती हैं। अर्थात मान लिया जाए कोई परिवार है तो उस परिवार
को बनाए रखने के लिए उस परिवार की जितनी भी इकाइयां हैं, मतलब उस परिवार के जितने मेंबर हैं, वो परिवार के सारे नियमों का पालन करेंगे ताकि परिवार बना रहे, और वो सब मिलजुल कर कार्य करते हैं, साथ ही उसमें कोई संघर्ष नहीं होता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रकार्यात्मक एकता वह एकता है जिसमें उस इकाई के सभी लोग अपना सकारात्मक योगदान देते हैं ताकि वह सामाजिक व्यवस्था और संरचना बनी रहे, अर्थात सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। पहली मान्यता। दूसरी मान्यता है, दूसरा सार्वभौमिक प्रकारवाद, मतलब यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म, मतलब जितनी भी इकाइयां हैं जो भी सकारात्मक कार्य कर रही हैं वो किसी एक के लिए नहीं, सब के लिए कर रही हैं। पूरी दुनिया में ये चीज पाया जाता है। मतलब हमारे सोसाइटी में जितने भी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रसंग होते हैं वो केवल किसी एक के लिए नहीं होता, वो कोई भी दुनिया में आप चली जाइए, हर जगह पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रसंग जो हैं वो अपना सकारात्मक कार्य देते हैं। तीसरी मान्यता है प्रकारों की अपरिहार्यता। इसका मतलब है, मान लीजिए समाज में कोई भी रीति रिवाज या सांस्कृतिक गतिविधि अगर विद्यमान है तो प्रकारवाद का ये मानना है कि वो समाज में इसलिए विद्यमान है क्योंकि उसकी समाज में आवश्यकता है। यदि उसकी समाज में आवश्यकता नहीं होती तो वो रीति रिवाज या कोई प्रथा या कोई भी चीज है या लोकाचार है वो समाज में विद्यमान नहीं होता। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। हमारे देश में बहुत पहले पारसी जो थिएटर थे उसका बहुत ज्यादा चलन था, वो अपनी चरम सीमा में थी, हर कोई थिएटर जाना बहुत पसंद किया करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे समाज में सिनेमा आया, बॉलीवुड आया, और फिर धीरे धीरे थिएटर का जो क्रेज है वो खत्म हो गया, और आज आपको शायद ही कहीं पे थिएटर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि सभी जगह सिनेमा आ गए हैं। तो एक टाइम पे जो चीज समाज में बहुत आवश्यक था, मतलब उसका अस्तित्व होना बहुत जरूरी था समाज के लिए, फिर धीरे से उसकी आवश्यकता खत्म हो गई तो अब वो समाज में बिल्कुल नहीं, उसका जगह कोई दूसरा ले लिया। उसी तरह से जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं या प्रथा परंपराएं हैं वो समाज के में उसका अस्तित्व तब तक है जब तक उसकी आवश्यकता है। एक और एग्जाम्पल है, बहुत पहले हमने बुक में पढ़ा हुआ है कि जब आदिम समाज था, हम लोग पशुओं की तरह थे, पूरी तरह से मानव नहीं बने थे, हमारा विकास नहीं हुआ था, तो मनुष्यों के भी पूंछ हुआ करते थे। आज यदि कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो उसका पूंछ होता है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है हमारे बॉडी में। लेकिन पहले जो कोई भी बर्थ लेता था तो साथ में उसका पूंछ भी आता था। धीरे धीरे वो चीज क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उसकी आवश्यकता ही खत्म हो गई। तो उसी तरह से समाज में कोई भी चीज तब तक रहेगी जब तक उसकी आवश्यकता है, यदि उसकी आवश्यकता नहीं है तो वो समाज में नहीं रहेगा। इस तरह से प्रकारवाद की 3 मान्यताएं प्रकारवादियों ने बताई हैं। लेकिन यदि अब हम इस पे आर के मर्टन के विचार को समझने का प्रयास करते हैं तो आर के मर्टन ये तीनों मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते हैं। आर के मर्टन कहते हैं कि समाज में केवल प्रकार नहीं है, क्योंकि इनसे पहले जितने भी समाजशास्त्री थे उन्होंने कहा है कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर इकाई उसमें प्रकार्यात्मक योगदान देता है। जबकि आर के मर्टन का ये विचार है कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए समाज में केवल प्रकार्य नहीं पाए जाते, समाज में अकार्य भी पाया जाता है और नकार्य भी पाया जाता है। अकार्य मतलब जो किसी व्यवस्था को चलाने के लिए अपना सकारात्मक योगदान ना देकर नकारात्मक योगदान देता है, और नकार्य भी पाया जाता है, मतलब वो ना तो सकारात्मक योगदान देता है और ना तो नकारात्मक योगदान देता है। ऐसी भी इकाइयां पाई जाती हैं। तो आर के मर्टन ने अपने प्रकार्यवादी अवधारणा में 4 प्रकार की अवधारणाओं का जिक्र किया है। उसको हम पढ़ते हैं कि पहला, वो कहते हैं प्रकार्य। प्रकार्य क्या है? आर के मर्टन के अनुसार वे कहते हैं कि प्रकार वे अवलोकित परिणाम हैं जो किसी सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए उसके साथ अनुकूलन स्थापित करते हैं। जैसे कि अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि यातायात नियम एक सामाजिक व्यवस्था है जिससे एक्सीडेंट ना हो, और उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? यदि कोई बाइक या स्कूटी चला रहा है तो उसको हेलमेट लगाना है। अब यदि कोई व्यक्ति हेलमेट लगा के बाइक चलाता है, इसका मतलब है वो उस यातायात नियम के सामाजिक व्यवस्था के साथ प्रकार्य कर रहा है, मतलब अपना सकारात्मक योगदान दे रहा है। ये कहलाएगा प्रकार्य। दूसरा उन्होंने बताया है अकार्य। अकार्य मतलब वे प्रत्यक्ष परिणाम जो कि किसी व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करता है, मतलब किसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो नकारात्मक कार्य करता है, वो कहलाएगा अकार्य, जिसको डाई फंक्शन कहते हैं। तीसरा उन्होंने बताया है मैनिफेस्ट को प्रकट प्रकार्य कहते हैं, मतलब ऐसे
परिणाम जिसकी आपने पहले से उम्मीद की हो, ये मतलब वो इच्छित परिणाम या आपने उसकी पहले से आशा की हो। आप किसी कार्य को कर रहे हैं और जो परिणाम आपको मिल रहा है आपने पहले से ही सोच के रखा था कि वो परिणाम आपको मिलना है। मान लो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपने बहुत अच्छे से एग्जाम लिखा भी है, तो आपको मालूम है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, वो कहलाएगा प्रकट प्रकार्य। और चौथा उन्होंने बताया है अप्रकट प्रकार्य, जिसको कहते हैं लेटेंट फंक्शन। लेटेंट फंक्शन ना तो मान्य होता है और ना ही इच्छित होता है, मतलब आपने जैसा सोचा भी नहीं था और अचानक से वैसा कुछ हो जाता है, तो वो कहलाएगा अप्रकट प्रकार्य। मान लीजिए कि आप राम भगवान की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो मालूम है राम भगवान की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो सब लोग नमन करेंगे और सब लोग जय श्री राम का जयकारा लगाएंगे। अब अचानक से हुड़दंग आ जाता है बीच में, तो आपने तो सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये जो कार्य है वो कहलाएगा अप्रकट प्रकार्य। अच्छा, अप्रकट प्रकार्य अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इस प्रकार से आर के मर्टन ने अपने प्रकार्यवादी अवधारणा में 4 प्रकार बताए हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि यातायात नियम का पालन करने के लिए हेलमेट लगाना। यदि यातायात व्यवस्था को निभाने के लिए कोई व्यक्ति जो बाइक चला रहा है वो हेलमेट लगाता है, तो उसका हेलमेट लगाना प्रकार्य कहलाएगा। और यदि वो व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाता है, मतलब उस व्यवस्था के अनुकूलन में वो अपना योगदान नहीं दे रहा है, तो वो कार्य उसका अकार्य कहलाएगा। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई लड़की एक हॉस्टल में रह रही है, ठीक है, और हॉस्टल में रहते हुए वहां एक फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन हो रहा है या फेयरवेल पार्टी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। तो उस एनुअल फंक्शन में वो लड़की जो है उस एनुअल फंक्शन के हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है ताकि वो फंक्शन बहुत अच्छे से हो जाए, तो उसके द्वारा यह किया हुआ कार्य प्रकार्य कहलाता है। अब मान लो कोई लड़की ऐसी भी होगी, ठीक है, जो एनुअल फंक्शन बिगड़े करके काम कर रही होगी, किसी को बुलाएगी नोटिस देके कि हाँ आ जाओ और गायब हो जाए, माइक तोड़ दे, खाना बिगाड़ दे, ऐसा कुछ कर दे जिससे वो कार्यक्रम बिगड़े, अच्छे से ना चले, तो उसका वो कार्य जो है वो आपको अकार्य कहलाएगा। मर्टन ने अपने सिद्धांत में प्रकार्य और अकार्य की चर्चा की है। इसके अलावा एक और है नकार्य, जो सिद्धांत उन्होंने अपने इन 4 अवधारणाओं में नहीं बताई है, वो आपके लिए बोनस है। आप नकार्य क्या है वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए वो लड़की जो है एनुअल फंक्शन हो रहा है और उसमें ना तो वो सकारात्मक कार्य करती है ना तो वो नकारात्मक कार्य करती है। वो क्या करेगी, अपने रूम में चुपचाप बैठी हुई है। वो संरचना का हिस्सा तो है, वो उस कॉलेज में वो फंक्शन हो रहा है, उस कॉलेज का वो पार्ट तो है, लेकिन ना ही उस फंक्शन के लिए उसका पॉजिटिव रिएक्शन है और ना ही नेगेटिव है, लेकिन वो चुपचाप बैठी हुई है, तो उसका वो कार्य जो है वो नकार्य कहलाएगा। तो 4 चीजें आपको पढ़नी है, प्रकार्य, अकार्य, अप्रकट प्रकार्य और प्रकट प्रकार्य। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन, मतलब प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य का समाजशास्त्र में महत्व क्या है ये देखते हैं। वैसे तो प्रकट और अप्रकट दोनों प्रकार्य में बहुत अंतर है, उसके बावजूद दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जो किसी एक के लिए प्रकट है तो किसी दूसरे के लिए अप्रकट है। और एक और चीज है कि समाजशास्त्र में हम अधिकतर अतार्किक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो वे अतार्किक क्रियाएं जो हैं अप्रकट प्रकार्य की ओर ज्यादा आता है। इसका एक पहला एग्जाम्पल ये है, आर के मर्टन ने इस प्रकट और अप्रकट प्रकार्य को बताने के लिए जनजातियों का उदाहरण दिया है, जिसमें स्पेशली उन्होंने होपी जनजाति का एक उदाहरण दिया है। और वो ये बताते हैं कि जो होपी जनजाति के लोग हैं उनके यहाँ जब वर्षा नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, वो जनजाति के जितने भी लोग हैं वो किसी पहाड़ के ऊपर, ऊंची पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं सभी लोग, और ऊंची पहाड़ी पे चढ़ के वहां पर से पत्थर को नीचे लुढ़काते हैं। तो पत्थर को नीचे लुढ़काने से उनकी गड़गड़ाहट की आवाज आती है, तो वो ये विचार करते हैं कि ऐसे गड़गड़ाहट के आवाज आने से बादल गरजेंगे और वर्षा होगी। इसमें कहीं से कहीं तक का कोई लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब इसमें प्रकट प्रकार्य तो आपको कहीं भी नहीं दिखेगा ये, लेकिन इसका अप्रकट प्रकार्य ये है कि वर्षा हो चाहे ना हो, लेकिन उस जनजाति के लोग यदि पहाड़ पर एक साथ चढ़ते हैं तो वहां पर उन लोगों के बीच में आपस में सामंजस्य स्थापित होता है, वो लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनते हैं। तो ये यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य था, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल प्रकट और अप्रकट प्रकार्य का ये है कि अधिकतर समाज में ये विचारधारा रखी जाती है कि कोई वस्तु यदि महंगी है तो वो बहुत अच्छी होगी,
अब यदि कोई वस्तु महंगी है, आप मार्केट में जा रहे हैं और कोई चीज खरीद रहे हैं और यदि कोई वस्तु महंगी है तो उसका प्रकट प्रकार ये है कि उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो सकती है। यदि आप कोई महंगी चीज ला रहे हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन इसका अप्रकट प्रकार समाज पर यह पड़ता है कि यदि कोई व्यक्ति महंगी वस्तुएं खरीदता है तो समाज में उसका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। ये लोगों की अवधारणा है। यदि कोई व्यक्ति आईफोन पकड़ा है, एप्पल का वॉच पहन रहा है, तो लोगों को ये लगता है कि हाँ, इसका स्टैंडर्ड जो है बहुत हाई है। ये उसका अप्रकट प्रकार है। तीसरा महत्व, समाज में जितने रीति रिवाज हैं, प्रथा हैं, परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, इनका प्रकट प्रकार में महत्व तो बहुत कम दिखता है, लेकिन इनका अप्रकट प्रकार में महत्व बहुत ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि हमारे समाज में मृत्यु भोज होता है, तो इसका प्रकट प्रकार क्या है कि एक व्यक्ति के यहाँ जिसके यहाँ मृत्यु हो गई है, परिवार के सभी लोग दुखी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको 10 या 13 दिन का कार्यक्रम कराना है और पूरे समाज को मृत्यु भोज कराना है। इसके पीछे अप्रकट प्रकार ये है क्योंकि वह व्यक्ति जिनके परिवार से एक व्यक्ति का देहांत हो गया है, वहां पे कमी खलने लगी है, तो परिवार में बहुत सूनापन होगा, लोग दुखी होंगे। तो इन कार्यक्रम के जरिए 10-15 दिन उन परिवार को मिल जाता है सब लोगों के साथ मिल के बैठ के बातचीत करने का, अपने दुख को साझा करने का। ये उसका अप्रकट प्रकार है। इसी तरह से जितनी भी परंपराएं हमारे समाज में बनाई गई हैं, उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अप्रकट प्रकार जरूर होता है। इसके बाद आर के मर्टन के प्रकार्यवाद की कुछ विशेषताएं भी हैं, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने बात योग्य ये है कि सामाजिक संरचना और प्रकार्य का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि सामाजिक संरचना में जितने भी प्रकार्य होते हैं वो संरचना की विभिन्न इकाइयों द्वारा ही किए जाते हैं। तो इतना था आर के मर्टन के प्रकार्यवाद की अवधारणा, जिनमें आपको 5 उनकी जो मान्यताएं हैं वो याद रखने योग्य है, 4 उनकी अवधारणाएं हैं वो याद रखने योग्य है। ये याद रखने योग्य है कि प्रकार्य, आकार, लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शंस क्या हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रकार्यवाद के जो भी डाउट्स थे वो मैं क्लियर कर पाई हूँ। इसके बावजूद यदि आपको लगता है कि आर के मर्टन के प्रकार्यवाद में यदि आपको कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं और आगे की वीडियो को भी आप तक यहाँ पहुँचाने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो को कोशिश करिए कि जितना ज्यादा शेयर करें ताकि कुछ लोगों को और लाभ प्राप्त हो सके। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।